यो मैंने एक ऐसी सर्वाइवल हॉरर मांगा पढ़ी जिसको पढ़कर मेरा लिटरली दिमाग हिल गया एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट। इस मांगा का नाम है हाइड आउट, जो स्टोरी एक फेल्ड राइटर की जो अपनी वाइफ को एक वेकेशन पर लेकर जाता है जहां पर चीजें कुछ डार्क टर्न ले लेती हैं, जो सुनने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये मांगा शुरू होते है जहां पर नरेटर बोल रहे कि आई वंडर कितना टाइम हो गया इस स्टोरी को शुरू हुए, 2 साल शायद 3 साल। उसके बावजूद भी मुझे याद करने में परेशानी होती है। मेरा नाम किरिशिमा सीची है, प्रोफेशन से तो मैं एक राइटर हूँ, पर अनडाउटेडली मेरे लिए ये बुक मेरा लास्ट वर्क होने वाली है। मेरी इकलौती इच्छा जो सब कुछ हुआ वो इस मैन्यूस्क्रिप्ट में बताना है, इससे पहले बहुत देर हो जाए। और मैं ये प्रे करता हूँ कि एक दिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट किसी के हाथ लग जाए। जिसके बाद ये चैप्टर असल में शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 विकेड आइज। हम देखते हैं कि एक लाल कमरे में एक आदमी है जिसकी बॉडी पर से सभी कपड़ों को उतार लिया गया है। उसे एक चेयर पर बांधा हुआ है और उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि उसकी बॉडी पर सिर्फ खून ही खून है। वो बोलता है बेग यू प्लीज मेरी बात सुनो, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई है जो उस कमरे के दरवाजे से झांक कर उसे देख रहा है और वो चेयर पर बंधा आदमी बोलता है कि प्लीज मुझ पर रहम खाओ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन वो चीज बिना कुछ बोले अभी भी इसे सिर्फ घूर ही रही है। जिसके बाद अगले पैनल में हम उसकी क्रीपी आंखों को देखते हैं। वो आदमी फिर से रहम की भीख मांगता है कि मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन वो चीज अभी भी बिना कुछ बोले उसे सिर्फ घूर रही है, जैसे कि उसे कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। एंड अब नरेटर बोलता है कि ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मैं और मेरी बीवी एक आइलैंड पर वेकेशन मनाने के लिए गए थे, जिस वेकेशन का गोल था हमारे दिल के वुंड्स को भरना। एंड अब यहाँ से स्टोरी पास्ट में चली जाती है। हम देखते हैं कि एक बीच साइड पर एक औरत लेटी हुई है एंड तभी उसके बगल में एक आदमी आता है। वो सामने एक फैमिली को देखता है जहाँ पर एक फादर अपने 2 बच्चों के साथ खेल रहा है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर वो साइड रखे टेबल पर कोकोनट वाटर रखते हुए बोलता है सो जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करना अच्छा लगता है, डोंट यू थिंक? जिस पर वो औरत जवाब देती है मे बी। और वो आदमी बोलता है कि जब से पिछले साल वो हुआ हम दोनों के बीच सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इस ट्रिप से हम सब कुछ एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। एंड उसके ये बोलते ही वो दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं, जैसे कि मानो उन दोनों को ही कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक चीज याद आ गई हो। फिर वो आदमी बोलता है कि बाय द वे मिकी, इस आइलैंड पर किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर पास में एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है। वो आगे ये भी बोलता है कि लोग कहते हैं कि जो भी कपल्स उसको देखने और एडमायर करने के लिए जाते हैं वो वाटरफॉल उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस लाता है। अब इससे पहले कि वो और कुछ बोलता, मिकी अपने सनग्लासेस उतारती है और बोलती है कि इनफ सीची, क्या तुझे सच में उस बकवास पर भरोसा है? और सीची बोलता है कि हाँ मुझे है। और वो बोलता है कि सब कुछ जीरो से शुरू करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। फिर पैनल चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो रही है और रात में बहुत तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में एक कार कहीं जा रही है जिसमें रेडियो की काफी तेज आवाजें आ रही हैं और इस कार में सीची एंड मिकी बैठे हैं। मिकी पूछती है कि तो अब हम कहाँ हैं? और सीची इसका कुछ जवाब नहीं देता, जिस पर मिकी बोलते हैं कि डोंट टेल मी हम खो गए। सीची बोलता है कि मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, जिस पर मिकी चिल्लाती है कि ऑलमोस्ट? हम ऑलरेडी इस माउंटेन पाथ पर पिछले 1 घंटे से हैं, तेरा ये वाटरफॉल आखिर है कहाँ? और ये बोलते वक्त मिकी सिगरेट पी रही थी। सिगरेट पीते हुए बोलती है कि तेरे साथ हमेशा से सब ऐसा ही रहा है, तू सच में यूजलेस है। और ये सुनकर भले ही सीची का मुंह उतर जाता है, लेकिन वो एकदम शांत रहता है। मिकी फिर चिल्लाती है कि ब्रावो, खुशी होगा वाटरफॉल, क्या बकवास है ये, मुझे तेरी कभी सुननी ही नहीं चाहिए थी। ये बोलकर मिकी रेडियो शिफ्ट करने की कोशिश करती है और सीची उसे बताता है कि रेडियो वेव्स यहाँ तक नहीं पहुंचती, पर मिकी चिल्लाती है शट अप। फिर सीची बोलता है कि यू नो व्हाट, आज सुबह उस होटल वाले आदमी ने मुझे बताया कि इस आइलैंड के बारे में वाटरफॉल ऑफ हैप्पीनेस के अलावा एक और सच्ची कहानी फेमस है। ये सुनकर मिकी सीची की तरफ देखती है और वो आगे बताता है कि ये बोला जाता है कि कुछ टाइम पहले एक फेरोशियस बैटल ने इस पूरे आइलैंड को और पर्टिकुलरली इस माउंटेन रीजन को खून से कवर कर दिया था। उस समय मरे हुए सोल्जर्स की हड्डियां आज भी इस पूरी जमीन पर जगह जगह बिखरी हुई हैं। और ये बोलते ही रेडियो फिर से बजने लगता है। वो बोलता है कि आज ये आइलैंड खूबसूरत बीचेस और रिजॉर्ट से भरा हुआ है, पर सच्चाई उतनी खूबसूरत नहीं है। और ये बोलते ही वो एक साइकोटिक स्माइल करने लगता है। अब सीची की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। वो बताता है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स के ब्लड ने इस पूरे आइलैंड को कंटामिनेट कर दिया है। थोड़ी देर बाद मिकी बोलते हैं कि मुझे भी ये अजीब लगा कि तू मुझे यहाँ इन द मिडल ऑफ नोवेयर खींच कर लाया सिर्फ ये स्पूकी हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए, पर अब मुझे समझ आ गया ये ट्रिप सिर्फ एक प्रीटेक्स्ट था ताकि तुझे अपनी अगली चीप नॉवल के लिए इंस्पिरेशन मिल सके, है ना? फिर वो टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं कि सब कुछ शुरुआत से शुरू करना था। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? अब सीची घबरा जाता है ये सोचकर कि मिकी समझ चुकी है कि उसका मोटिव क्या है। वो बोलता है कि मैंने वो सब कुछ किया जो कि मैं पॉसिबल ही कर सकता था, मैंने पागलों की तरह काम किया, वो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। और एंड वहीं मिकी उसे इंटरप्ट करके बोलती है कि तुझे लगता है कि मैं इस पर भरोसा करूंगी? क्या तू भूल गया है कि अब हम कहाँ हैं तेरी वजह से? और फिर वो बोलती है कि सब कुछ तेरी गलती है। और ये सुनकर सीची अब सीरियस और गुस्से में दिख रहा है। फिर वो बोलती है कि ये तेरी गलती है कि हमारा बेटा मरा।
और अब सीची ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि ये सब कुछ सुनकर ही इज एट हिज लिमिट। फिर वो बताता है कि यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब जो बची कुछ हेजिटेशन भी मुझ में थी वो चकनाचूर हो गई। अब एकदम से बीच बारिश और बीच सड़क पर कार रुकती है। मीकी बोलती है कि व्हाई द हेल डिड यू स्टॉप लाइक दैट, इंजन को फिर से शुरू कर, डैम इट। और सीची बोलता है कि सॉरी मीकी। और ये सुनते ही मीकी थोड़ी सी घबरा जाती है और सीची की तरफ देखती है और सीची उससे बोलता है कि हमारा फ्यूल खत्म हो गया। पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि असल में अभी कार में आधे से भी ज्यादा फ्यूल है। मीकी बोलती है कि ऐसी जगह पर तू मजाक कर रहा है ना, और सीची उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि पर तू चिंता मत कर, मैंने 2 मिनट पहले यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे एक घर से लाइट आते हुए देखी थी। मीकी सीची की तरफ घबराते हुए देख रही है, पर सीची इस वक्त मीकी को देखकर मुस्कुरा रहा है। वो बोलता है कि हमें वहां तक चलकर जाना होगा और मदद मांगनी होगी। फिर हम देखते हैं कि सीची गाड़ी से उतरकर रेनकोट में गाड़ी की डिग्गी को खोलकर वहां पर खड़ा है और किसी चीज को घूर कर देख रहा है। एंड हम देखते हैं कि वो चीज एक रेंच है। वो बताता है कि अब तो मुझे याद भी नहीं कि आइडिया मेरे दिमाग में सबसे पहली बार आखिर कब आया था। अब सीची और मीकी दोनों रास्ते पर पीछे जा रहे हैं। मीकी पूछती है कि क्या हम वहां पर पहुंच गए। आई एम श्योर कि हम ऑलरेडी 1 किलोमीटर चल चुके हैं। फिर वो बोलता है कि भले ही मुझे याद ना हो पर आई एम सर्टेन कि कई सारे ओकेजन्स पर मैंने ये सपना देखा है। मीकी सीची का हाथ पकड़कर उसे रोककर बोलते हैं कि मुझे सच में डाउट है कि यहाँ पर जंगलों के बीच किसी का घर होगा, या तू इसके बारे में श्योर है। जिस पर वो बोलता है कि वेल आई वंडर। अब पूरी तरह से घबराई हुई मिकी उसे बोलती है क्या। अब रेंच लेकर सीची उसके सामने खड़ा है और वो मुस्कुरा रहा है। अब वो बताता है कि मैंने कई सारे ओकेजन्स पर सपना देखा है उस मूवमेंट के बारे में जब मैं इस औरत को मार दूंगा। और मिकी अभी भी बस सीची को देख ही रही है। सीची उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है और वो डरते हुए बोलती है कि स्टॉप दिस बुलशिट। और अपना रेंच आगे करते हुए सीची बोलता है कि सब कुछ तेरी गलती है। और ये बोलते ही सीची अपनी पूरी ताकत से वो रेंच सीधा मिकी के सर पर मारता है और मिकी जमीन पर गिर जाती है। अब मिकी के सर से खून बह रहा है और वो पूरी तरह से सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड है। सीची मिकी को बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने की, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उस सब के लिए तू जिम्मेदार है मिकी। और फिर वो पूरे गुस्से में चिल्लाता है कि वो तू थी जिसने जुन को मारा। सीची ऐसे चिल्लाता है कि मानो वो ये सब कुछ अपने अंदर बहुत टाइम से दबाकर बैठा था एंड फाइनली वो इसको अब बोल पा रहा है। मिकी उसकी तरफ देखते और बोलते कि तू पूरी तरह से पागल हो चुका है। सीची बोलता है कि पागल मैं? स्टॉप किडिंग योरसेल्फ, मैं इस मूवमेंट का एक बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। और फिर वो बोलता है कि क्या तुझे याद नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि मैं ये ट्रिप प्लान कर रहा हूँ ताकि मैं सब कुछ फिर से शुरू कर सकूं। वो फिर से एक बार अपना रेंच हवा में स्विंग करते हुए चिल्लाता है कि जब मैं तुझसे छुटकारा पा लूंगा तो मैं अपनी जिंदगी को एक बार फिर दोबारा से शुरू कर पाऊंगा। तो जब स्विच ये बोल रहा था कि उसे सब कुछ फिर से शुरू करना है एंड वो उसके लिए कुछ भी करेगा, तो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नहीं बल्कि अपने करियर की बात कर रहा था। तभी मिकी को उसके बगल में कुछ फील होता है और वो उसे उठाकर सीधा सीची की तरफ फेंकती है। वो एक पत्थर था जो सीधा सीची के सर पर जाकर लगता है और वो भी गिर जाता है। वो दर्द और गुस्से में चिल्लाता है फक, और मिकी बोलकर कि डाई यू साइकोपैथ अपनी फ्लैशलाइट लेकर वहां से भाग जाती है। अब सीची के सर से खून बह रहा है और वो गुस्से में है। वो बताता है कि क्या मुझे रिग्रेट है कि मैंने उसको मारने की कोशिश की? 1 सेकंड के लिए भी नहीं, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो पीछे से चिल्लाता है कि तू कहाँ भाग रही है, तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। और फिर वो बताता है कि अगर वो अभी मेरे सामने होती मैं बिना किसी हेजिटेशन के उसको मार देता। वो फिर उसे आवाज देते हुए चिल्लाता है कि मैंने तुझे ऑलरेडी बताया था इस जगह पर इंसान की हड्डियां मिलना बहुत कॉमन है। दैट्स राइट, अगर एक दिन तेरी बॉडी किसी को मिल भी जाती है तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि तेरे साथ आखिर हुआ क्या। और फिर वो बताता है कि अगर मैं पीछे देखूं तो मुझे सिर्फ एक चीज का रिग्रेट है। वो फिर से आवाज देते हुए चिल्लाता है कि बाहर आ तू जहां भी है, तू मुझसे अब नहीं बच सकती। और फिर वो बताता है कि मेरा रिग्रेट सिर्फ ये है कि मैंने उसे फॉलो किया। और हम देखते हैं कि वो कुछ देखकर रुक गया और उसके सामने एक गुफा है। वो उस गुफा की तरफ फ्लैशलाइट मारते हुए बताता है कि मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए था, मुझे उसके अंदर नहीं जाना चाहिए था। और फिर वो बताता है कि उस गुफा में घुसना मेरी एक गलती थी और वो गुफा में घुस गया। अब गुफा में कहीं पानी टपक रहा है, कहीं कीड़े हैं तो कहीं बैट्स। ऐसे में वो मिकी को हर तरफ ढूंढ रहा है और फाइनली उसे वो मिल जाती है। सीची उसकी तरफ देखता है और मिकी कांप रही है। अब हम देखते हैं कि किसी तरह मिकी के पैर पर चोट लग गई है। सीची भी उस चोट को देखता है और बोलता है कि आई सी यू आर वुंडेड, पुअर थिंग। मिकी घबराते हुए बोलते हैं कि वेट सीची, यू आर राइट, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। और वो रोते हुए बोलते हैं कि चलो हम पास्ट के बारे में सब कुछ भूलकर फिर से शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि आई एम श्योर कि इस बार, पर उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ही सीची एक बार फिर उसके सर पर रेंच से मार देता है। अब वो खून से लथपथ रेंच के साथ खड़ा है और मिकी की तरफ देख रहा है। मिकी की बॉडी सामने बेजान पड़ी है जिससे खून निकल रहा है और उसकी तरफ देखकर सीची बोलता है कि इंडीड मिकी, अब मैं फाइनली एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे अंधेरे में से हमें एक आवाज आती है और हम देखते हैं कि कोई या कुछ अंधेरे में से घूर रहा है। सीची को एहसास होता है कि कुछ तो उसके पीछे है और वो डर जाता है। वो एकदम तेजी में पीछे मुड़कर देखता है और वहां पर कोई खड़ा था। वो एकदम घूर कर देख रहा था। वो मिकी की बॉडी की तरफ देखता है और बोलता है माँ, मम्मा।
एंड यहाँ हम उस चीज को पूरी तरह से देख सकते हैं, जो कि ठीक से कोई मॉन्स्टर तो नहीं लग रही पर कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस स्टोरी के आगे कुछ और भी चैप्टर्स हैं जिसमें स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जहां पर अब पहले कैप्चर और फिर एस्केप की कहानी शुरू होगी, पर उस एस्केप के बीच का हॉरर एक डिफरेंट लेवल पर है। बाकी तुम्हें क्या लगता है, ऐसी केव में ये चीज आखिर क्या है और क्या कर रही है? एंड जिस तरह से इसने मिकी को मम्मा बोला, क्या ये उसका मरा हुआ बेटा जुन हो सकता है? वेल, ये तुम कमेंट्स में बताओ एंड प्लीज ये भी बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो फिर प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके अगले चैप्टर्स पर भी बहुत जल्द वीडियो आएगी। बाकी मैं चलता हूं एंड मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल, बाय।